मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। धामी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई खास मुद्दों पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सकारात्मक कार्रवाई का पहले भरोसा दे चुके हैं। हालांकि शासन स्तर पर अभी ये सोच विचार चल रहा है कि क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे या महिला क्षैतिज आरक्षण की तरह विधेयक लाकर इसे कानूनी जामा पहना दे। तो इसे लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, आज राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर फैसले का इंतजार है, सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल अमृता, ये कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक कुछ समय बाद होनी है और बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो मंत्रिमंडल की अनुमति है वो उन प्रस्तावों पर दे दी जाएगी। तो तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होगी, इसमें जो अहम मुद्दा है वो उत्तराखंड के विकास का जो रोड मैप है वो है। किस तरह से उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो राज्य आंदोलनकारी है उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात लंबे समय से चर्चाओं में चल रही है। पिछली कैबिनेट में भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी दांव पेच भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो इस बात का भरोसा दिला चुके हैं कि इसमें कोई सकारात्मक सोच के साथ इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। 2 ऑप्शन भी हैं सरकार के पास कि सरकार इसको विधेयक के तौर पर लाएगी या फिर सरकार इसको यूं ही कर सकती है, क्योंकि अगर इसमें राजनीतिक विल पावर होगी तो ऐसे भी किया जा सकता है। और राजभवन में मामला गया था, जबकि अधिकारियों ने उच्च स्तर के शासन के अधिकारियों ने इसमें बैठक भी की है और बैठक करने के बाद इस पूरे के पूरे मामले में ये निष्कर्ष निकला है कि जो विधि विभाग है उससे भी इसमें राय मशवरा कर लिया जाए। इस मामले को राजभवन में भेजा गया था। उसके बाद राजभवन ने जिस तरह से टिप्पणी की और मंथन किया इस पे, वो फिलहाल आंदोलनकारियों के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कैबिनेट में आज जो बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद इस मामले पर क्या निष्कर्ष निकल पाता है। जी अमृता। सोनू, जिस तरह से महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर सीएम धामी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, क्या लगता है इस बार भी क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम धामी, क्योंकि सारे फैसले उन्हीं पर निर्भर करते हैं। आंदोलनकारियों को काफी उम्मीद है उनसे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस राज्य का जो गठन हुआ था, तमाम यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने और तमाम लोगों ने संघर्ष किया था और तमाम यातनाएं भी झेली थी। तो और कई लोगों ने अपनी शहादत दी थी। तो जो राज्य के आंदोलनकारी हैं, जो शहीद हैं, जिनको अमर शहीद के तौर पर नमन करते हैं, इन की भावनाओं को देखते हुए, इनके जो आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए सरकार कोशिश यही कर रही है कि इनका सम्मान हो और राज्य आंदोलनकारियों की जो मांग है उस पर विचार किया जाए और सकारात्मक इसमें कोई फैसला लिया जाए। ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इस राज्य को बनाने में आंदोलनकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए उनका सम्मान अक्सर किया जाता रहा है और आगे भी सरकारें, चाहे किसी भी दल की हो, वो इनका सम्मान करेंगी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जो मंथन होगा, क्या उसमें कैबिनेट सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, क्या आज फैसला ले लेगी या फिर विधेयक के तौर पर इसको विधानसभा के माध्यम से इसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये देखना होगा। जी अमृता। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि आज क्या कुछ इस कैबिनेट फैसले में मुहर लगती है और आंदोलनकारियों को लगातार इसका इंतजार रहेगा। सोनू बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो राज्य आंदोलनकारियों का मानना है कि महिला क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी न्याय विभाग का परामर्श प्रतिकूल था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई तो विधेयक पारित हो गया था। इसी तरह की इच्छा शक्ति राज्य आंदोलनकारियों के मामले में अगर दिखाई जानी चाहिए तो ऐसे में एक बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री का उन्होंने आभार भी जताया था जब उन्होंने महिला क्षैतिज आरक्षण पर निर्णय लिया था और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब आंदोलनकारियों के पक्ष में भी कोई ना कोई इसे कैबिनेट
के बैठक में फैसला ले सकते हैं। चलिए खबर देहरादून से ही मिल रही है, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में सुनवाई होगी। उत्तराखंड की 1724 फैक्ट्रियों पर तलवार लटकी हुई है। बिना रजिस्ट्रेशन की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। ऐसी फैक्ट्रियों की एनओसी भी रद्द कर दी थी। शुरुआती चरण में 292 फैक्ट्रियों के नाम सामने आए थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले में आज सुनवाई करने जा रहा है। उत्तराखंड की 1724 फैक्ट्रियों पर तलवार लटकी हुई है। चलिए इस पर पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले पर आज सुनवाई करने जा रही है। उत्तराखंड की 1724 फैक्ट्रियों पर तलवार लटकी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अमृता, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण पहलू है कि एक तरफ तो सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि इस राज्य के राजस्व को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस राज्य में जो औद्योगिक इकाई हैं उनको स्थापित किया जाए, और इसी के क्रम में पहले भी सरकारों ने इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए कि इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आयोजित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पूंजी निवेश इस राज्य में किया जा सके। एक तो ये पहलू है। दूसरा, जब औद्योगिक इकाई जो यहाँ पर स्थापित है, जब उनकी एनओसी रद्द की जाती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से, और ये मामला फिर जो उद्योग औद्योगिक इकाइयों के संगठन है वो इसको कोर्ट तक ले जाते हैं, और कोर्ट में अब ये मामला देखिए विचाराधीन है। आज इसमें सुनवाई होगी। वाकई ये जो सुनवाई आज होने जा रही है एक अहम सुनवाई है औद्योगिक इकाइयों के लिहाज से और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिहाज से। चूंकि देखिए जो मामले की शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर जो था इस मामले का अमृता, वो ये था कि प्लास्टिक पैकेजिंग और शैसे जो होते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करने वाली जो औद्योगिक इकाई हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनकी जो एनओसी थी उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद फिर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने हेल्प डेस्क भी अपने कार्यालय में स्थापित की थी, ताकि जो उद्योगपति हैं, जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, वो खास तौर पर अपनी समस्याओं का समाधान करा सके। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ा तो ये बात सामने आई कि कुछ औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, यानी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं है। तो ऐसे में जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े कारोबारी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि उनको सुनने का अवसर दे दिया जाए, उनका पक्ष भी जान लिया जाए, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसमें जल्दबाजी की है। तो ऐसे में जब ये पूरा का पूरा मामला चर्चाओं में आया तो जो व्यापारी हैं वो कोर्ट जरूर गए हैं, लेकिन इनको समय भी दिया गया है, और इनकी जो औपचारिकताएं हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा भी किया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट में आज सुनवाई होगी वो दोनों नहीं बल्कि तीनों पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, पूंजी निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो, और जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक इकाइयों के स्वामी हैं, उनके लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट आखिर आज इसमें क्या निर्णय लेता है। जमृता, बिल्कुल सभी को आज इंतजार है हाईकोर्ट के सुनवाई का, क्या कुछ आज सुनवाई होती है हाईकोर्ट की ओर से। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही फैक्ट्रियों की एनओसी रद्द कर दी थी। शुरुआती चरण में ऐसी 292 फैक्ट्रियों के नाम सामने आए। बाद में जांच में पता चला कि लगभग 270 फैक्ट्री ऐसी हैं जो प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में कर रही हैं। इनका पीसीबी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदन न करने वाले फैक्ट्रियां जरूरी दस्तावेज जुटाने में लगी हैं। इसमें समय लगने के कारण वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकी हैं। 20 दिसंबर यानी कि आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीसीबी और केजीसीसीआई सहित तमाम पक्षकारों को अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखना है। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले उद्यमियों की निगाह हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। उद्योग जगत में आज ये प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी रही। अब देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा थोड़ा सा और कि क्या कुछ आज फैसला सामने आता है। चलिए स्थानीय फ्लाइटों में परोसे जाएंगे उत्तराखंड के व्यंजन। मंत्री राज सतपाल महाराज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहमति दी है। सतपाल महाराज ने मुलाकात कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मुद्दा भी उठाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय फ्लाइटों में अब उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं उससे परोसा जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केटिंग के तौर पर भी इसे प्रमोशन के उद्देश्य से परोसा जाएगा। मंत्री सतपाल महाराज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहमति दे दी है। सतपाल महाराज ने मुलाकात कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मुद्दा भी उठाया था। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, स्थानीय फ्लाइटों में अब उत्तराखंड के व्यंजन भी परोसे जाएंगे।
अब बिल्कुल देखिए, ये एक अच्छी कोशिश हम कह सकते हैं, चूंकि केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनसे जो बने व्यंजन हैं, उन पहाड़ी व्यंजनों को अब फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को परोसा जाए, ताकि इसकी मार्केटिंग भी हो सके। इसको जो बाहरी क्षेत्रों के यात्री उत्तराखंड में आते हैं, खास तौर पे पर्यटक हैं और श्रद्धालु हैं जो यात्रा सीजन में इधर आते हैं, निश्चित तौर पर इसकी मार्केटिंग हो सकेगी। इन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सकेगा, यहाँ की आर्थिकी मजबूत हो सकेगी और जो इन उत्पादों से जुड़े हुए यहाँ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो ये एक अच्छी कोशिश हम कह सकते हैं कि ये जो की जा रही है, केंद्रीय मंत्री ने इसमें स्वीकृति दे दी है और उन्होंने जो उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं, इन उत्पादों की सूची भी मांगी है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की मात्रा को हम देखें तो इसमें अच्छी मानी जाती है और स्वास्थ्य के लिए ये जो उत्पाद हैं ये बेहतर माने जाते हैं, चाहे वो झंगोरा हो या फिर कोदा हो, ये तमाम, या मंडवा हो। तो ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका स्वाद भी अच्छा होता है और इनसे बनने वाले जो व्यंजन है उनको लोग खाना पसंद भी करते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में ये जो है इसको बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन विभाग जो कोशिश कर रहा है ये जरूर सफल हो पाएगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड जो लोग पहुंचेंगे वादियां देखने के लिए, उससे पहले ही उन्हें उत्तराखंड की पहाड़ियों का व्यंजन चखने का मौका मिल जाएगा। कोई भी यात्री यहाँ पर पहुंचेगा तो वो जब इन व्यंजनों का स्वाद लेगा तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है या इसका जो फायदा है वो आने वाले समय में न सिर्फ पर्यटन विभाग को बल्कि पूरे उत्तराखंड को मिलेगा। जी अमृता। बिल्कुल बने रहिए अब हमारे साथ सोनू, और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें, उत्तराखंड के मंडुवा, झंगोरा, बाजरा समेत अन्य उत्पादों से बने पहाड़ी व्यंजन अब स्थानीय फ्लाइटों में यात्रियों को परोसे जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहमति दे दी है। उन्होंने पहाड़ी व्यंजनों की सूची भी मांगी है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री महाराज ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की थी। उन्होंने उत्तराखंड से आने जाने वाली फ्लाइटों में यात्रियों को राज्य के व्यंजन परोसने और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मंडुवा, झंगोरा समेत अन्य उत्पादों से कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन की जो मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है। उत्तराखंड से कनेक्ट फ्लाइटों में यात्रियों को इन व्यंजनों को परोसने से एक पहचान भी मिलेगी। चलिए, बड़ी खबर देहरादून से है, जहां नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का भारत के खिलाफ प्रदर्शन। तटबंध निर्माण क्षेत्र में फिर की पत्थरबाजी। भारतीय क्षेत्र में कार्य में लगे मजदूर पर पत्थरबाजी हो रही है। माओवादी विप्लव कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का भारत के खिलाफ प्रदर्शन। तटबंध निर्माण क्षेत्र में फिर पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है। भारतीय क्षेत्र में कार्य में लगे मजदूरों पर पत्थरबाजी की गई है। माओवादी विप्लव कार्यकर्ताओं ने ये पत्थरबाजी की। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारतीय मजदूरों पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आती रही है नेपाल की ओर से। बिल्कुल अमृता, आपने सही कहा है, क्योंकि ये मामला काफी समय से चर्चाओं में है और इसमें उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जनपद के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं और उप जिलाधिकारी और एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने कोशिश भी की है जो नेपाल का प्रशासनिक तंत्र है उससे बातचीत करने की, और बैठकें भी हुई हैं। लेकिन उन बैठकों का बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका है। लिहाजा ये मामला भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। जिस तरह से नेपाल के ये लोग विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनका कोई हक तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो तटबंध बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड की भूमि में, भारत की भूमि में बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विरोध किया जा रहा है अब इसको सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, अभी जिला स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी वो इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी पत्थरबाजी का यही दौर भी जारी रहा तो निश्चित तौर पर इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और आने वाले समय में केंद्र सरकार भी इसमें कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि मामला दो देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और जो सीमांकन करने वाली काली नदी है उस से पर बनाए जाने वाले तटबंध से जुड़ा हुआ। देखिए, जब इस क्षेत्र के लोग
बरसात में बरसाती पानी का और नदी के बहाव का दंश झेलते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो आसपास के कस्बे, धारचूला कस्बा है, उस क्षेत्र के लोगों को बरसात में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लिहाजा तटबंध बनाया जा रहा है। तटबंध अपनी ही भूमि में बनाया जा रहा है, तो ऐसे में इन लोगों को क्या आपत्ति हो रही है? और जी। संवाद भी किया गया, विभागीय अधिकारियों ने भी बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बातचीत की, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान होगा, तटबंध का कार्य आगे बढ़ पाएगा। जी अमृता। सोनू, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से नेपाली नागरिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है, क्या लगता है अगर इन्हें वापस लिया जाएगा तो क्या जो अत्याचार किए जा रहे हैं लगातार भारतीय मजदूरों के ऊपर, क्या उस पर रोक लग पाएगी? देखिए, यही अपने आप में एक सवाल है। देखिए, जब तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, उस वक्त यदि आप पत्थरबाजी करेंगे बिना किसी कारण के, तो आप जी। पर जाहिर सी बात है कि एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन के तहत दो तरीके अपनाए गए। एक, बैठकों का दौर भी जारी रखा गया, और दूसरी तरफ जब बार बार पत्थरबाजी की जा रही तो मुकदमे दर्ज किए गए। और जब मुकदमे दर्ज हुए तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मुकदमे दर्ज इसलिए किए गए थे कि बार बार पत्थरबाजी की जा रही थी, मान नहीं रहे थे। और जी। जब अब मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि मुकदमे वापस लिए जाएंगे तो क्या इनकी पत्थरबाजी कम हो जाएगी, ये देखना होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि देखिए, इस मामले का समाधान तो निकालना ही होगा। जो जी। नेपाल की तरफ से लोग जिस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनको भी अपने आप को समझना होगा, और खास तौर से हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है उसको और अलर्ट होना होगा। बिल्कुल सोनू, और जो प्रशासनिक तंत्र से और अलर्ट होने की बेहद जरूरत है। जिस तरह से लगातार भारतीय मजदूरों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, कई बार बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन सोनू ये भी जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है जो निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है। जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो शायद अपना वर्चस्व कहीं इस पूरे के पूरे मामले में कायम करने की कोशिश कर रही है, अपनी हनक और अपनी धनक दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो यही वजह है कि देखिए, विरोध करना, नारेबाजी करना, पत्थरबाजी करना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका व्यवहार उत्तराखंड के लोगों के, भारत के लोगों के साथ पेश आ रहा है। और इसमें अगर हम इसको इस चश्मे से देखें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें चाइना का प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई सहयोग हो, या कहीं कोई चाइना की कोई रणनीति हो, इसको भी हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं। चूंकि हम तो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप पत्थरबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या फिर हम माने? और फिर अब जब मुकदमे हो रहे तो आप मुकदमे को वापस लेने की बात करें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुकदमे वापस लेने के बाद आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा? तो ये मामला बहुत गंभीर है, दो सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो उत्तराखंड है, राज्य सरकार है, और राज्य सरकार का जनपद पिथौरागढ़ का बिल्कुल प्रशासनिक सोनू, तंत्र मामला है, तो काफी ये गंभीर है और जल्द इस पर निर्णय लेने की भी बेहद आवश्यकता है। क्या लगता है, अभी तो फिर सिर्फ प्रदर्शन किया गया है, अगर सही समय पर स्थिति नहीं संभाली गई तो क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह का तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये अपने आप में अमृता बहुत अहम सवाल है। जी। अभी पहले बैठकें की गई, फिर मुकदमे जी। किए गए, और मामला शांत नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ये मामला शांत नहीं होता तो इसमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। इसके साथ साथ अगर राज्य स्तर पे प्रयास करने के बाद भी ये लोग नहीं शांत होते हैं तो निश्चित तौर पर फिर केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। और राज्य और केंद्र सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये मामला जरूर शॉर्ट आउट हो जाएगा। जी अमृता। चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें, दारचूला नेपाल में माओवादी विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारतीय तटबंध निर्माण क्षेत्र में पत्थरबाजी भी की है। भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना से भारत के लोगों में काफी आक्रोश है। माओवादी विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष भरत मल और सचिव भरत नेपाली के नेतृत्व में दारचूला नेपाल में एकत्र हुए। यहां उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नेपाली नागरिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही है, जहां पर निलंबित आईएफएस किशन चंद्र को राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों के काटने का आरोप लगा है। सरकार ने निलंबित करते हुए विजिलेंस को जांच सौंपी थी। विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएफएस किशन चंद्र को राहत नहीं मिली। अब देखिए कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों के काटने का आरोप है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, निलंबित आईएफएस किशन चंद्र को राहत नहीं मिली, अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है एक बार फिर। बिल्कुल अमृता, ये बिल्कुल साफ हो गया है। जब कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। और जैसे विजिलेंस ने इसमें मामला दर्ज किया था, उन धाराओं में संभवतः आने वाले समय में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जब वित्तीय अनियमितताओं का मामला आया और इन्होंने मोरघट्टी और पाखरों में जब अवैध तरीके से निर्माण किया, तो ये पूरा का पूरा मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा। और जब ये सरकार के संज्ञान में मामला आया तो सरकार ने जो किशन चंद को है उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद फिर ये, क्योंकि विजिलेंस में पहले ही केस दर्ज हो चुका था, तो इस पूरे के पूरे मामले को ये कोर्ट में लेकर के गए। कोर्ट में इन्होंने अर्जी दी है। जिस तरीके के तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, कोर्ट उससे सहमत नहीं हुआ है और न्यायालय ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। निश्चित तौर पर अब जो विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, इनकी मुश्किलें बढ़ना तय है और आने वाले समय में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी अमृता। चलिए सोनू, बने रहिए। अब हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे। तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों के कटान का आरोप है। सरकार ने किशन चंद्र को निलंबित करते हुए विजिलेंस को जांच सौंपी थी। विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था और ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उनकी गिरफ्तारी भी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां स्कूल कॉलेजों में अब एंटी ड्रग्स सेल का गठन किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि 225 अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो स्कूल कॉलेजों में अब एंटी ड्रग्स सेल का गठन जल्द होगा। स्कूल कॉलेजों से सुझाव भी लगातार मांगे जा रहे हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी हैं, छात्र, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, उनमें जागरूकता आ सके। इसके लिए ड्रग्स सेल का भी गठन किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, स्कूल कॉलेजों में अब जल्द ही एंटी ड्रग्स सेल का गठन किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए मित्र, लगातार उत्तराखंड की धामी सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जाए और इसमें इसी क्रम में तमाम जो पहलू हैं उत्तराखंड से जुड़े और उनमें आगे काम तेज गति से किया जाए। उसी क्रम में हम कह सकते हैं कि नशा एक बड़ी समस्या इस उत्तराखंड की है, खास तौर से शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो विद्यालय शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या फिर अन्य शिक्षा के सेक्टर हो। और इसके अलावा जो अन्य सेक्टर है वहां पर भी नशाखोरी काफी देखी जाती है। तो इस पर किस तरीके से विराम लगाया जा सके, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके, तो स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जो एंटी ड्रग्स है उस सेल को गठित किया जाए, खासतौर से शिक्षण संस्थानों में। और इसमें पुलिस का भी अहम रोल है और सामाजिक संगठनों का भी अहम रोल है। जो अन्य विभाग से संबंधित है उन विभागों को भी खास तौर पर ये हिदायत दी गई है। देखिए, कोशिश की जा रही है और जो एंटी ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन जो नीति है उसका प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो युवा नशे में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है उसको नशे की आदत से बाहर लाया जाए और इस प्रदेश के विकास में युवाओं का अहम रोल हो सके, इस पर फोकस किया जा सके। स्वास्थ्य महकमा, पुलिस महकमा, समाज कल्याण महकमा ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सेल गठन होने के बाद आखिर जो नशे का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कितनी कमी आने वाले समय में हम देख पाएंगे। जी अमृता।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से एंटी ड्रग्स सेल का गठन किया जाएगा। छात्रों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करने के साथ ही टीम निगरानी भी करेगी। जल्द ही एंटी ड्रग्स रिहेबिलिटेशन नीति लागू की जाएगी। नीति के ड्राफ्ट पर विभिन्न विभागों से सुझाव भी लगातार मांगे जा रहे हैं। सचिवालय सभागृह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में जल्दी ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक महीने, हर महीने शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, अनाथालयों, जिला कारागारों और सरकारी कार्यालयों में जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 2025 तक का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है और जल्द ही अब युवाओं में जागरूकता भी लाई जाएगी कि किस तरह से ये जो नशे हैं इनको बंद किया जाए और कहीं ना कहीं ये चीजें खराब होती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है और एक अच्छे खाने की ओर मोड़ा जाए। और जल्द ही अब स्कूल कॉलेजों में एंटी ड्रग्स सेल का गठन किया जाएगा, जिससे जो युवा हैं उनको ये समझ में आएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा कि ये चीजें गलत हैं और इस पर जल्द ही रोकथाम भी लगाई जाएगी। यानी कि 2025 तक राज्य सरकार का ये लक्ष्य है कि उत्तराखंड की देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।